उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम यहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट हैं। मैंने थ्रू आउट माई कैरियर में जो मेरे कोचेस से जो भी सीखा है, नॉट ओनली कोचेस से सीखा है, जो मैंने अपने आर्चर से सीखा है, वो सब मैंने आज की प्रेजेंटेशन में पूरा का पूरा रख दिया है। एंड दैट इज ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो जिनके साथ मैंने रहकर इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया है। और इसमें मेरी हेल्प करने में पूर्णिमा मैडम जो कि खुद द्रोणाचार्य अवार्डी है, साथ में टिटू शर्मा जी ने बड़ी हेल्प की है। तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, पहले ही धन्यवाद कहना चाहूंगा। और बीच में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कृपया अपना माइक और अपने कैमरे को परमानेंटली बंद रखें, तब इससे हमारी जो क्लियरिटी है बहुत ज्यादा अच्छी होगी। विश्वजीत से रिक्वेस्ट करूंगा कि विश्वजीत आप स्क्रीन शेयर करें सो दैट डॉक्यूमेंट्स हम बाकी लोगों को दिखा पाए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इलोबरेटेड टॉपिक है, रिकर्व बो सेटअप एंड बो ट्विनिंग। सो किसी भी आर्चर के लिए जब हम कभी भी नया बो परचेज करते हैं तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इंडीड जब हम यंग कोचेस थे तो हमारे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे, जो आज भी चलते हैं, कि हाउ वी कैन गेट अ बेस्ट ग्रुप, हम अपने एरो को सबसे बेस्ट पोजीशन में कैसे लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे वर्कआउट किए, बहुत सारे हमने प्रयोग किए, रिसर्च की, और थ्रू आउट जो वर्ल्ड आर्चरी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने उनके थ्रू गोन थ्रू भी उनको अप्लाई किया। और तब जाके मैंने पर्सनली और जो हमारे बाकी कोचेस के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्स को मैं रेडी कर पाया। मैं यहाँ थैंक यू संजीव सर का भी देना चाहूंगा और मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। We said that recurve bow setup and a recurve bow tuning. So जब हम recurve bow setup और bow tuning की बात करते हैं तो मैंने इसको जो पूरा एपिसोड जिसको हम कहेंगे, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। That's called get, set, go and a follow through. Get, set, go means get is initial setup, fitting of the bow, knocking point, checking of the poundage, matching arrows, filler difference. That's come in a get. And then in a set, alignment of the bow and arrow, limb alignment, center shot, arrow rest position, side alignment, arrow fletching position, suitable point method. These all fall in a set. And now we have to go with the go. Go is called basic tuning. लोकेश एक मिनट, ये आपकी आवाज हमें सुनाई पड़ रही है, बोल रहे हैं उनको सुनाई नहीं पड़ रही है, तो थोड़ा माइक में थोड़ा सा कैन विश्वजीत आप चेक करेंगे कि बाकी लोग आवाज सुन पा रहे हैं? विनीत जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ओके, गो अहेड। सो बेसिक ट्यूनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, हमें यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंशिएट देखना होगा कि जब हम कहते हैं ना गेट सेट गो, गो मींस अ बेसिक ट्यूनिंग एंड फॉलो थ्रू इट्स कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग। सो बेसिक ट्यूनिंग में हम साउंड ट्यूनिंग, बेयर सॉफ्ट मेथड और कुछ ऐसे पॉइंट जिससे हमारी बेसिक ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो सकती है, हम उन पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। एंड फाइन ट्यूनिंग की जब बात करते हैं, मैंने कहा कि सब फॉलो थ्रू, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस। हम इसे कभी बंद नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली होता है। तो हम इसको सबसे लास्ट में डिफाइन करेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज initial setup of the bow. It's very easy. You have to go to the market and you can purchase your own bow, arrow rest, clicker, stabilizer and place everything जहाँ पे उसे होना चाहिए। Remember, मैं एक यहाँ point note कराना चाहूँगा कि when you going to purchase your own bow, remember कि आपके कोच ने आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डिटरमाइन किया होगा। Before purchasing of the items, आप अपने कोच से एक बार सलाह ले लें, क्योंकि जब भी आप पहली क्लास लेने जाते हैं तो आपका सबसे पहला होता है कि वो आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डोमिनेशन को चेक करते हैं। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है देन यू गो थ्रू द है, तो आपको लेफ्ट हैंड के लेफ्ट के लिए भी है, राइट के लिए भी है। और लेकिन राइट के लिए नेक्स्ट Sir, Lokesh sir, your voice is cracking. Lokesh sir. लोकेश आप थोड़ा सा आप जरा इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, शायद आपका वॉइस अभी गायब हो गया है। Hold on, sir. Yeah, we can hear. Now we can hear. So you थोड़ा आराम से बात कीजिए, I think that will work.
लोकेश सर, लोकेश आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। लोकेश जी आप थोड़ा सा चेक करें अपना ऑडियो क्वालिटी को। Okay, thank you. I'm sorry, some network issues here. So Good, here are अभी the clear some है। universal. So here are the some universal item which we use continuously, either a left-handed person or a right-handed person, like limb, arm guard, long stabilizer set, clicker, plunger, string material, knocks, pins, and arrows, as well as the basic flanges. That's called straight guns. So ये सारे के सारे left-handed person हो या right-handed person हो, सभी के लिए continuously एक जैसे यूज होते हैं। Next slide please. And these are the some items those you have to purchase as per your eye domination or your hand domination. Riser, sight pin, arrow rest, finger tap, chest guard, cuber and अगर आप स्पिन बेंच यूज कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के स्पेसिफिक स्पिन बेंच को परचेज करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अब आपने अपना बोल ले लिया है, सेटअप कर लिया है। सो नाउ वी गो विद द नॉकिंग पॉइंट। सबसे पहला काम आपका होता है अपनी स्ट्रिंग के ऊपर नॉकिंग पॉइंट बनाने का। तो जब आप नॉकिंग पॉइंट बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नॉकिंग पॉइंट बना रहे हैं तो जो उसमें सर्विंग यूज करते हैं वो टोटली फिटिंग की सर्विंग होनी चाहिए। लाइक अगर आप लार्ज नॉक यूज कर रहे हैं देन यू कैन गो टू 0.022 mm जो सर्विंग थ्रेड की जो मोटाई होती है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि जो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं, स्टैंडर्ड मेथड मींस कि अगर आप 66 इंच का बो यूज कर रहे हैं और आपकी पाउंडेज अराउंड 36 या 37 है तो रिकमेंडेशन होगी कि आप 16 स्टांस के धागे की स्ट्रिंग चलाएंगे। मैंने बाद में क्लियरिफाई किया है उसको। एंड तो उस एज पर दैट इन मींस सिचुएशन आपको स्मॉल नॉक चलाने की जरूरत होगी। और जब भी आप नॉकिंग पॉइंट बनाते हैं देखिए क्लियरली मेंशन है कि जब आप नॉकिंग बनाते हैं, जब आप नॉक को लगा रहे होते हैं तो एक साउंड आना चाहिए, क्लिक। अगर वो साउंड नहीं है, क्लिक मींस स्मूथ साउंड, अगर वो स्मूथ साउंड नहीं है तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं आपके नॉकिंग पॉइंट या तो बहुत ज्यादा लूज है या बहुत ज्यादा टाइट है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें उसको दोबारा से फिक्सअप करना होता है। ध्यान रखिए कि जब भी आप नॉकिंग पॉइंट बनाए तो वो ऊपर नीचे अगर हम नॉक को मूव करते हैं तो इट शुड नॉट मूव। माइनर सा प्ले होता है बट मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नॉक नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इट्स अ वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ उस वीडियो में हम क्लियरली देख पाएंगे कि नॉकिंग पॉइंट की किस टाइप से होनी चाहिए। जब भी हम नॉकिंग पॉइंट को बनाएं तो इट शुड बी वेरी स्मूथ, वेरी क्लीन एंड जब हम उस पर नॉक फिट कर रहे हैं तो नॉक का साइज हमें पहले से प्री डिसाइडेड करना है कि नॉक का साइज हमारी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग होने वाला हो। अगर हमने 20 स्टांस की स्ट्रिंग ले ली है, moving up and down. Also, वीडियो नहीं आ रहा है। check that this knocking point is वीडियो नहीं आ रहा है। आप काइंडली उसमें दो ऑप्शंस हैं वीडियो क्लिप का, उसको वापस ऑन कीजिए जब शेयरिंग करेंगे। अभी आपको आपके सामने शेयर हो जाएगा ये वीडियो जो मैंने क्रिएट किया है टू गेट टू नो दैट कि हाउ वी कैन फिक्स आवर बेस्ट नॉकिंग पॉइंट। और उसमें से एक साउंड भी आएगा, आपको वो साउंड भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं।
This sound The is sound is required. very clear. See, it's not moving up and down. ये मूव नहीं हो रहा Also, है. if you want to check that this knocking point कितना is टाइट है तो good enough tight or it's not too much tight, then just lift this string and leave it. If arrow is move out, that means you are doing correct. तो अब आपका नॉकिंग पॉइंट आपने देख लिया कि किस तरह से आपका नॉकिंग पॉइंट रेडी हो गया. वो मूव नहीं करता है, उसमें से साउंड बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं है. अगर टाइट होगा वो नॉकिंग पॉइंट, अगर बहुत ज्यादा टाइट हुआ तो आपका एरो कभी बाहर नहीं निकलेगा. सो अब आपके जब ये सब सेटअप हो गया तो आपको अपने बो की पाउंडेज को चेक करना है. एंड बो की पाउंडेज को चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि एक तो सबसे पहले जब हम बो परचेज करने जाते हैं तो हम प्री डिसाइडेड होकर जाएं कि इस पाउंडेज का बो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है. लाइक अगर कोई 14 या 15 साल का बच्चा है या फिर वो गर्ल है तो किसी ने उसको कहा कि आप 40 LBS का बो ले लो, विच इज नॉट सूटेबल. तो प्लीज जो आपके कोचेज हैं या जो कोचेज जो यहाँ सुन रहे हैं वो भी अपने आर्चर्स को इसी प्रकार से गाइड करें कि उसके किसी भी मसल्स में कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए. आप लिम तो बदल सकते हैं लेकिन आप आर्चर को नहीं बदल सकते. एक बार आर्चर अगर खराब हो गया, अगर एक बार आर्चर को इंजरी आ गई तो वो रिपेयरेबल नहीं होती है. आप लिम तो कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं. एंड वंस अगेन रिमेंबर कि जो आपने लिम्स परचेज की है आपको एरो भी उसी के अकॉर्डिंग शूट करने हैं और वो लिम आपके लिए परफेक्टली सूटेबल होनी चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. लिम अगर बहुत ज्यादा हैवी पाउंडेज की होगी तो आप उसको पुल नहीं कर पाएंगे. और अब इसकी पाउंडेज की भी आपको पाउंडेज चेक करना होगा कि वो आपके सूटेबल है या नहीं है. तो इसके लिए एक मेथड होता है कि आप 7 बार ड्रॉ कीजिए, 7 सेकंड तक उसको ड्रॉ कीजिए, 7 सेकंड रेस्ट कीजिए कंटिन्यूसली. अगर आप इसको कर पा रहे हो और आपका एरो आगे पीछे मूव नहीं हो रहा है तो दैट मींस कि ये आपके लिए सूटेबल है. और फॉर द चेकिंग ऑफ द पाउंडेज आपको क्या लेना है कि एक पाउंडेज गेज लेना है. जिससे हम पाउंडेज नापते हैं ना, तो एक मशीन मार्केट में अवेलेबल है. मैनुअल हो तो बहुत अच्छा है, अगर इलेक्ट्रॉनिकल वर्जन भी है तो भी चलेगा. तो आपको टारगेट के पास जाना है, अपने एरो को अंडर क्लिकर लगाना है क्योंकि आप लेंथ पहले डिसाइड कर चुके हैं, और टारगेट की तरफ फेस करके आपको उस मशीन को लगाकर पुल करना है. तो जैसे ही क्लिकर गिरेगा, जैसे ही क्लिकर से साउंड आएगी टक, इमीडिएटली आपको ड्रॉप कर लेना है. आपको नीचे करना है और चेक करना है कि आपकी पाउंडेज कितनी मेंशन हो रही है. एक बार आपको अब अपनी आपको पाउंडेज पता चल गई, आपके अपने बो की पाउंडेज पता चल, तो अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए तो थ्रू लिम बोल्ट, आपके बो में लिम बोल्ट्स होते हैं. अभी जितने लेटेस्ट बो आ रहे हैं सबके अंदर वेरिएबल्स हैं. आप अपने बो की पाउंडेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, नॉट मच. एक बहुत स्लाइडर मूवमेंट्स होता है, 2 या 3 पाउंडेज आप कम या ज्यादा कर सकते हैं. तो यह लिम बोल्ट मैंने इस पिक्चर में दिखाए हैं जहां आप देख सकते हैं कि लिम बोल्ट को टाइट करके या लूज करके भी आप अपनी पाउंडेज को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे एडवाइजेबल ये है कि जब भी आप लिम बोल्ट को सेट कर रहे हैं तो एट इनिशियली अपने लिम बोल्ट को मीडियम रेंज पे रखें. बहुत ज्यादा टाइट भी ना करें और बहुत ज्यादा लूज भी ना करें. नाउ नेक्स्ट वी गो टू मैचिंग एरो पॉइंट. सी दैट आपका नॉकिंग पॉइंट सेट हो गया, आपका बो रेडी है. अब आपको अपने एरो परचेज कर रहे हैं. एरो परचेज कर रहे हैं या आपको सूटेबल एरो सर्च कर रहे हैं. सो फॉर दैट मेरी तो यही एडवाइस है कि आप ईस्टर्न एरो शाफ्ट सिलेक्टर के थ्रू अपने स्पाइन को चेक कर सकते हैं. फिर भी एक और एडवाइस है, अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास में कुछ लोग हैं जो आर्चरी करते हैं तो आप उनसे कुछ एरोज को बोरो कर सकते हैं. बोरो करके शूट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पाया, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि बहुत टाइम ईस्टर्न शाफ्ट सिलेक्टर इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल थ्रू वेरियस रीजन. और वो वेरियस रीजन क्या होते हैं कि जब हमारी टेक्निक पे डिपेंड करता है. अगर हमारी रिलीज की जो पोजीशन है वो बहुत फास्ट तरीके से निकलती है, या कहीं हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट से जो मेजरमेंट होते हैं उसमें कुछ अगर चेंजेस होते हैं
तो हम पाते हैं कि ईस्टर्न शाफ्ट सिलेक्टर, ईस्टर्न एरो शाफ्ट सिलेक्टर वो मैच नहीं होता है। सो बेटर ये है कि अगर आपको पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, देन प्लीज आप किसी के एरो को बोरो कीजिए, उनको चलाकर देखिए। अगर वो आपके मेजरमेंट में आ रहे हैं, अराउंडिंग आ रहे हैं, देन यू कैन परचेज योर ओन न्यू एरोज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपने अब अपने एरो को परचेज कर लिया है, सो वन बाय वन नाउ यू हैव टू ऐड द टिलर डिफरेंस। टिलर डिफरेंस limb side as well as the lower side. You can see in a picture from where you can measure the टिलर डिफरेंस। जब भी आप टिलर डिफरेंस को चेक करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो मेजरमेंट है वो दो तरीके से हो सकती है, एक अपर और एक लोअर, मींस नेगेटिव एंड पॉजिटिव। व्हाट इज द पॉजिटिव? पॉजिटिव इज दैट जब आप नीचे के डिफरेंस को थोड़ा सा टिलर डिफरेंस। लोकेश आपका वॉइस क्रैक कर रहा है, थोड़ा सा माइक में बोलिए। लेकिन अगर इसी को हम चेंज कर दें, चेंज क्या कर दें कि इसको अगर हम चेंज करके ये कर दें कि ऊपर जो टिलर डिफरेंस है उसको हम नैरो कर दें और नीचे वाले को ज्यादा कर दें, सो दैट्स कॉल्ड नेगेटिव टिलर डिफरेंस। इनिशियली ये एडवाइजेबल होता है कि आप पॉजिटिव जाएं, थ्रू आउट वर्ल्ड पॉजिटिव टिलर डिफरेंस पे शूट करते हैं। इनिशियली रिकमेंडेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट कंटेंट। इनिशियली रिकमेंडेड होता है कि आप टिलर को 4 mm तक पॉजिटिव वे में, नॉट नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में 4 mm तक सेट करें। जब आप टिलर सेट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आपकी पाउंडेज में डिफरेंस भी आएंगे। तो वंस आपने टिलर डिफरेंस सेट कर लिया, इमीडिएटली आपको अपनी पाउंडेज को भी चेक करना है। और वो चेक कैसे करेंगे हम? तो प्रोसेस मैंने पहले बताया था कि आप अपने जो आपका पाउंडेज स्केल है, जिसको हम बो स्केल भी कहते हैं, पाउंडेज स्केल और बो स्केल, तो उसके थ्रू उसे चेक मैनुअल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एक न्यूट्रल टिलर डिफरेंस भी होता है। लाइक जो जब मैं अपने किसी आर्चर के लिए बो सेट करता हूँ तो मैं 0 और मैक्सिमम 1 mm के प्लस पॉजिटिव डिफरेंस पे जाता हूँ। दैट्स जो मेरी पर्सनल, मैंने कहा कि कुछ कोचेस की एक पर्सनल राय भी बन जाती है उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि जो थ्रू आउट हमने वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्स को रीड किया है तो वहां पे एडवाइजेबल होता है कि आप 0 से 4 mm जा सकते हैं। एंड मेरी अपनी जो जिसको मैं करता हूँ वो 0 या 1 mm होती है, मेंटेन हो जाता है करना है। एंड जब आपकी पाउंडेज अगेन बराबर आ गई, जो आपको चाहिए थी वही पाउंडेज आपको मिल गई, वो एंड एरो बो एंड एरो आपको रनिंग पोजीशन में रखना है। वॉच कर रहे हैं, वॉच कैसे कर रहे हैं? आपको न्यू डाई, आप बो के पीछे खड़े हो जाइए, एकदम अपने आप को बो के जस्ट बैक साइड में खड़ा कर लीजिए और देखिए कि क्या जो आपकी स्ट्रिंग है उसने आपके पूरे बो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट में लेफ्ट एंड राइट। अब आप ऊपर से वॉच करना शुरू करेंगे, स्ट्रिंग के सेंटर से, जो स्ट्रिंग जो है वो लिम्ब के सेंटर से आ रही है। द राइजर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर शॉट। सेंटर शॉट हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। इट्स अ अलाइनमेंट। अब आप नीचे तक जाइए, थोरोली नीचे तक, मींस आपका लिम्ब एंड राइजर के बीच में अगर नहीं, उसको चेक कर रहे हैं। जो बो मैनुअल्स बो के साथ में आते हैं, एक अलग टाइप का लिम्ब सेंटरिंग के लिए आप विनेनमिन का यूज कर बो मैनुअल को। और जब आपके कर रहा है लोकेश, थोड़ा सा माइक में बोलिए। So Lokesh sir, just test your audio once. थोड़ा दूर जाके बोलिए, मतलब माइक्रोफोन से। हाँ, वॉइस थोड़ा माइक में बोलिए काइंडली, सबको सुनाई ठीक से नहीं पड़ रहा है। So next,
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So limb alignment method, this slide. जब हम लिम्ब अलाइनमेंट को सेट, तो देखिए आपको सेंटर वाली पोजीशन नजर आ रही होगी। आपको ये पोजीशन अपने लिम्ब और हैंडल के साथ में चाहिए। अब राइट लिम्ब अलाइनमेंट के कुछ टूल्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं लिम्ब अलाइनमेंट करने के लिए। और बट मेरी ये एडवाइस है कि इनिशियली आप जब भी अपने बो को लिम्ब अलाइनमेंट करेंगे तो पहले ऐसे कीजिए, and after that you can use this tools. This is called limb alignment tools. And जब आपका लिम्ब और राइजर दोनों अलाइन हो गया है, yes, and sir, you yes, found that कि आपका जो लॉन्ग स्टेबलाइजर है वो लाइन में नहीं आ रहा है, तो that doesn't means कि आपका जो लॉन्ग स्टेबलाइजर है वो रॉन्ग पोजीशन पे है। Correct, sir. That's why I'm also missing some instructions that he's giving. आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने एरो के स्टेबलाइजर के बीच कुछ वार्सर्स लगे होते हैं। इट मे बी कि आपका लॉन्ग स्टेबलाइजर है वो सीधा नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उनकी स्टेबलाइजर्स के बीच में जो वार्सर जो बाहर निकाल दीजिए। अब आप पाएंगे कि अगर नहीं मिल रही है देन go manual and reset your limb alignment as shown in a previous picture. Vishwas sir, next slide please. Sir, 1 second sir, something I So will... now we go. Lokesh sir. लोकेश एक बार अपना लीड निकाल के दोबारा लगाइए जो आप। सर यस सर, काइंडली रिजॉइन कीजिए एक बार। आपका आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत कोई बोल रहा है कि सुन नहीं पा रहा है। So kindly try rejoining once please. Okay. And just stop it here. I'll stop the share here. स्टॉप कर रहे हैं, आप लीड फिर से ज्वाइन कर लीजिए। Yes sir, kindly rejoin sir. Yeah. Hello. Okay. So some kind of problem with your Wi-Fi, I think. No, it's a full. Yeah, Lokesh, now can we speak? I'm speaking. So now just we have finished the limb alignment and now we start with the center sort. Limb alignment and center sort is a two different thing. Center sort में हमें अपने प्लांजर को रीसेट करना होता है एंड हमें अपने एरो को उसके साथ में अलाइन करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस दिस वन। सो यहाँ पे हमें क्या रखना है कि आपको अपने प्लांजर को इस तरह से सेट करना है कि आप, लेकिन उसका आउटसाइड की तरफ देखिए। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इनवर्ड नहीं दिखना है, उसको माइनस नेगेटिविटी में नहीं जाना है, पॉजिटिविटी में आउटसाइड थोड़ा सा रहना है। जब भी आप स्ट्रिंग के थ्रू अपने एरो को वॉच कर रहे होंगे तो एरो आपका स्लाइटली आउटर होगा, 50% बिहाइंड द स्ट्रिंग होगा एंड 50% एट आउटसाइड होगा। इसमें भी कुछ कोचेस की राय मिलती नहीं है। कुछ कोचेस का कहना है कि 70% बिहाइंड होना चाहिए, कुछ कोचेस का कहना है कि 30%। सो दैट इज all the coach's personal experience, but it is advisable कि आप 50% पीछे रखें और slightly बाहर रखें। Now next slide please. We'll go with the arrow rest position. आपका सेंटर शॉट से मैच हो गया है, अलाइन हो गया है। Now you have to check your arrow rest position. It's shown in the different pictures here. आप देख सकते हैं नीचे तीन तरह की पिक्चरें हैं।
कि जब भी आप अपने एरो को अपने नॉकिंग पॉइंट पे लगाया और एरो रेस्ट के ऊपर योर एरो एंड सेंटर पार्ट ऑफ द प्लंजर आपस में मैच होने चाहिए। फर्स्ट थिंग आपको जो ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जो आपका एरो रेस्ट का जो रेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए। इट्स एडवाइजेबल कि जब आप नए आर्चर्स के साथ जा रहे हैं, जो नए आर्चर्स, बिगिनर आर्चर्स भी जिन्हें कह सकते हैं, बिगिनर्स भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो आप हॉयट का प्लास्टिक एरो रेस्ट यूज कीजिए। हॉयट के प्लास्टिक एरो रेस्ट में एक फंक्शन होता है जो एरो को ड्रॉप होने नहीं देता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमने परफेक्टली जो आपने कर लिया है, जो सबसे राइट में जो पिक्चर है वो आपको दिख सकता है, उस पोजीशन पे बहुत सारे आर्चर फॉल होगा, बार बार हो जाएगा और उतनी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। सो जब भी आप करें, आप अगर इनिशियली बिगिनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, देन यू कैन गो विद द हॉयट प्लास्टिक एरो रेस्ट, जो सबसे ज्यादा सुटेबल है। I hope I am audible to all. Now we go to the next slide. Next is nowadays हम कई तरह, बहुत सारे फ्लेचेस अवेलेबल ऐसी हैं जो थ्रू मेजरमेंट बिटवीन टू फ्लैच, नॉट टू फ्लैच जो मेजरमेंट है ये वेरिएबल हो सकता है, बट इट्स एडवाइजेबल कि आप 1 इंच का डिस्टेंस ग्लू Sir, your voice is cracking again. वहां से लेकर स्ट्रिंग के साथ में, वहां से लेकर फ्लैच के साथ में, जो फ्लैच जहां से बिगिनिंग करना है वो मेजरमेंट 1 इंच आपको रखना ही रखना है। एंड यू कैन सी द different fletches position, straight, spiral and helical. Next please. So completed that get and set. Now the next part, that's called go. Go means now you have to check your bow tuning. अब जब हम bow tuning करेंगे तो मैंने बहुत सारे कोचेस को देखा है कि वो तुरंत अपने आर्चर को लेते हैं और 70 मीटर डिस्टेंस पे चले जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पे मेरी ये एडवाइस है कि सबसे पहले आप शॉर्ट डिस्टेंस पे जाएं, मिनिमम जो डिस्टेंस हो सकता है, और वहां पे खड़े होकर कुछ एरो को शूट करें। एंड आपको बो की साउंड को सुनना है। जो बो से जो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, वो उसको मिनिमाइज करना है। अब मिनिमाइज कैसे? आप 15 से 30 ट्विस्ट पर्स को इंक्रीज कर सकते हैं आप, वो प्रॉपर अगर वो अटैच उनके फिटिंग को परफेक्टली करेंगे और ब्रेसिंग हाइट को चेक करेंगे। बाकी ब्रेसिंग हाइट मेजरमेंट मैंने आगे स्लाइड में दी है, तो आप बाकी सब चीजों को स्ट्रिंग को 15 से 30 ट्विस्ट लगाकर अपने बो की साउंड को मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज मींस स्मूथ करेंगे, कड़ाम का साउंड आता है बो में, कहीं ना कहीं कुछ आपने अपने साउंड को मिनिमाइज कर लिया है। Then we go to the next step, and next step is called bare shaft method of tuning. Bare shaft method of tuning is what? Is the best method, one of the best method to do a basic tuning only. अब इसमें हमें क्या करना है? We have to collect bunches of arrows जो हम शूट कर रहे हैं. They should be in a same group, same number, same fletches, same positioning of the fletches, same knock and a same point. जब आपके पास ऐसे 8 या 10 एरो हैं जो आप रेगुलरली शूट करते हैं, तब आपको क्या करना है? उसमें से 3-4 एरोज के फ्लैचेस को रिमूव कर देना है। अब आपने रिमूव कर दिया, नाउ यू हैव टू गो टू योर बेस्ट डिस्टेंस। बेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? बेस्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहां पे खड़े होकर आप अपने सारे के सारे एरो येलो में शूट कर
एंड मैं प्रिपेयर करूंगा कि आप 18 मीटर या 30 मीटर डिस्टेंस पे जाएं और वहां से जाके अपने एरोज को शूट। सबसे पहले Sir, your voice is not clear, Lokesh sir. Lokesh sir. Sir, आपका सबसे पहले आपको अपने एरोज को, सभी एरोज को शूट करना है डिस्टेंस, और जब आप तो आपको अपनी साइड को अटैच करना है कि आपके सारे एरो येलो में शूट हो रहे हैं। तो क्या करना है कि आपको अपने अनफ्लैश एरो को भी आपने शूट किया, तो जब आप टारगेट पे पहुंचेंगे तो आपको कई फोटो में देख सकते हैं कि पहला पैटर्न तो ये हो सकता है कि आपके सारे एरो तो येलो हैं, लेकिन आपके अनफ्लैश एरो आइदर 9 o'clock और आइदर 3 o'clock। सेकेंड पैटर्न क्या हो सकता है, लेकिन आपके अनफ्लैश एरो आइदर 12 o'clock और आइदर 6 o'clock की तरफ कन्वर्टेड है। एंड वाइस वर्सा मींस आपको पोजीशन नंबर 2 और 3 मींस आपको एरो 2 o'clock भी मिल सकते हैं, आपको एरो 4 o'clock भी मिल सकते हैं, आपको एरो 8 o'clock भी मिल सकते हैं, 10। क्या पता चलता है इससे? सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि अगर आपके एरो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड आपके सारे एरो येलो लगे, लेकिन आपके जो बाकी एरो हैं, जो अनफ्लैश एरो हैं, जिनको हम बेयर साफ्ट भी बोलते हैं, अगर वो 9 o'clock की डायरेक्शन में चले गए हैं तो दैट मीन्स कि आपका एरो स्पाइन स्टिफ है, आपका एरो स्पाइन स्टिफ है, आपको उसे लाइटर नंबर लेने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके एरो 3 o'clock की तरफ मूव कर गए हैं, अनफ्लैश एरो 3 o'clock मीन्स 1 o'clock, 2 o'clock, नॉट 5 6 o'clock, 5 o'clock, अगर इस डायरेक्शन में चले गए हैं तो आपके एरो का स्पाइन थोड़ा सा हैवियर फर्स्ट मेजरमेंट हो गई। मीन्स 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock और 6 o'clock, दैट मीन्स आप अपने नॉकिंग पॉइंट को चेंज करो। 1 2 को अपने नॉकिंग पॉइंट आपको स्लाइटली, अगर आपके एरो नीचे की तरफ लगे हैं तो आपको अपने नॉकिंग पॉइंट को स्लाइटली ऊपर करने की जरूरत है। अब जब भी हम सेट करें, सॉफ्ट मेथड को यूज करते हुए सेट करेंगे, तो मेरी इट इज माय एडवाइस कि हम सबसे पहले नॉकिंग पॉइंट को सेट करते हैं। ये है 10 o'clock to 6 में जाके लगे हैं बेयर सॉफ्ट एरो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नॉकिंग पॉइंट को स्लाइटली अपवर्ड करेंगे टू फिक्स द नॉकिंग पॉइंट। एक बार जब नॉकिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि एरो तो अभी आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते, देन यू गो टू चेंज द योर स्पाइन। नेक्स्ट प्लीज। कुछ अब हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जब भी हम अपने ये विश्वजीत जी राइट हैंड साइड में एक ब्लैक रंग का एक आ रहा है, काइंडली उसको हटाने की कोशिश करें। राइट हैंड साइड नीचे में देखिए एक ब्लैक बॉक्स आ रहा है, लोग को दिख नहीं रहा है। और लोकेश जी काइंडली माइक के अंदर बोले, अगर आप कंप्यूटर का वॉइस होता है आप उसको ऑन कर सकते हैं तो आपको और क्लियर सुनाई पड़ेगा, बहुत लोग सुन नहीं पा रहे हैं। और बीच बीच में सर मेरी तरफ से, हाँ बीच में थोड़ा इंग्लिश में भी बोलिए, बहुत लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं। तो 50% हिंदी और 40% इंग्लिश। राइट सर, राइट। सो नाउ वी कम ऑन अ की पॉइंट टू बी रिमेंबर। सो देयर इज सेवरल पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान देने की जरूरत है। लाइक whenever you starting your twinning, so the pressure button, प्लांजर का जो बटन का जो प्रेशर होता है, that's you have to keep in a minimum tension। आपको उसको मीडियम रेंज में रखना है, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है। It should not be too much stiff and it should not be too much soft। And whenever you starting your twinning, so you have to go through that, you have to make the knocking point। Lokesh, sorry for this interruption, but जो फीडबैक आ रहा है मैसेज में लोकेश, उसमें 90% यही लोग लिख रहे हैं कि आपका वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम क्या हुआ होगा। आपके वहां नेटवर्क इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग,
और जो फील्ड में बैठे हैं उनका नेटवर्क भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो आपकी वॉइस नहीं जा पा रही। हमारे यहाँ वाईफाई स्ट्रांग है, संजीव जी के वहां भी वाईफाई स्ट्रांग है, हमें आवाज आ रही है। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द कोचेज, संजीव शुड टेक ओवर सो दैट एवरीवन इज एबल टू हियर इट। अगर आपको ठीक लगे लोकेश जी, प्लीज देख लीजिए थोड़ा सा। पास में 100% नेटवर्क है इस समय, इट्स फुली कनेक्टेड। ठीक है, गो अहेड। So I'll go to next. So as we're talking about the knocking point, whenever you fixing your knocking point at an initially basis, please fix your knocking point at 2 millimeter plus the tiller difference. अगर आपने initially tiller difference 3 mm फिक्स किया है, जो आपका 3 mm है, तो आप उसमें 2 mm को प्लस कर लीजिए, that means it's a 5 mm and make your first knocking point at on a 5 mm. लेकिन अगर आपने 0 डिग्री फिक्स किया है, 0 means a neutral tiller difference रखा है, then you have to make your knocking point at a 2 mm distance. That is advisable. And few things, बहुत सारे misconception है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप पॉइंट्स के वेरिएबल्स चेंज कर लीजिए एंड आप प्लांजर को सॉफ्ट कर लीजिए, बट इनिशियली जब हम बेसिक ट्यूनिंग करते हैं, दैट्स ऑल गोज टू द फाइन ट्यूनिंग। बट इनिशियली जब हम बेसिक ट्यूनिंग को सेट करते हैं, तो बेसिक ट्यूनिंग के समय हमें क्या करना होता है कि हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स को या 3 पॉइंट्स को मेजर रखना होता है। अब वो 3 पॉइंट्स क्या है कि आप लेंथ ऑफ शाफ्ट, अब लेंथ ऑफ शाफ्ट आपने जो अपने अकॉर्डिंग कट की ज्यादा 1 से नीचे दिया है कि अगर हम 1 इंच आपका एरो 29 28 कर देंगे, ब्लैक बॉक्स काइंड ऑफ आपका एरो जाएगा। तो दैट्स Biswajit, there's a black box which is coming on the right hand side. Biswajit, नीचे में एक black box है right hand side में, kindly उसको remove कीजिए। black box देखिए right hand side में आ रहा है, तो बहुत सारा word छुप जा रहा है, तो kindly वो black box को remove कर दीजिए right hand side में। हाँ, इसको। So can I continue? Just hold on, Lukesh। एक जरा वो black box को remove कर दे रहे, आपका बहुत सारा text छुप जा रहा है। राइट सर, अभी भी वो ब्लैक बॉक्स मूव नहीं हुआ सर। अभी भी नहीं हुआ। विश्वजीत, कैन यू चेक अप फ्रॉम दिल्ली, वहां से अपने जरा आईटी से बात कीजिए कि ये ब्लैक बॉक्स क्यों आ रहा है। Sir, I've already removed it. It's actually the notification box that participants are raising the hand. So I've removed it from here. No, you can remove that. All I've already removed. I've already removed. और सभी पार्टिसिपेंट से बोलिए कि सब लोग वीडियो ऑफ कर देंगे, तो शायद क्लैरिटी ज्यादा होगी। तो एवरीबडी शुड म्यूट द वीडियो, सिर्फ उनका नाम आना चाहिए, म्यूट कर दीजिए, उनके स्क्रीन से नाम हटा दीजिए, तब अपने आप ये चैट बॉक्स को भी अभी उसको बगल में कर लीजिए। And participants don't raise hands, okay? You can write your queries in the chat box and don't raise your hands. So request participant not to raise their hand. अब स्टार्ट कीजिए लोकेश जी। So now as I told you, जैसे मैंने अभी बताया कि आप लेंथ ऑफ एरो की कट करके आप स्पाइन को चेंज कर सकते हैं, बट द बेटर इज कि आप अपने एरो की स्पाइन को भी चेंज कीजिए। अगर आपका बहुत ज्यादा वाइड निकल गया एरो, मींस आपका एरो, आपके बाकी सारे एरो येलो में लगे हैं, 10 में लगे हैं, लेकिन बाकी एरो मिस में लग रहे हैं, तो इट्स बेस्ट कि आप अपने एरो की स्पाइन को इमीडिएटली चेंज कर लीजिए। अगर वो आउट ऑफ 6 चला जाता है, आउट ऑफ 7 चला जाता है, इमीडिएटली आपको अपने एरो के स्पाइन को चेंज करने की जरूरत होगी। और यू कैन डू व्हाट, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द पाउंडेज ऑफ योर बो, एंड दैट्स आल्सो, वो भी बहुत छोटे लेवल पे हो सकती है। मींस जब आपने एक लिम जो परचेज की है जिसकी 38 lbs निकल कर आती है, अगर हम उसे फुल भी टाइट करेंगे, so it cannot go beyond the 41 or it cannot come less than the 36, which is not advisable. It's advisable कि आप टिलर डिफरेंस को सेंटर में रखें, मीडियम रेंज में रखें, आप बहुत ज्यादा टाइट ना करें, क्योंकि जैसे आप बहुत ज्यादा टाइट करते हैं तो आपके लिम टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो की पॉइंट टू बी रिमेंबर जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेनेवर यू विश्व प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, यस। सो जब भी आप नॉक्स यूज करते हैं,
नॉक की यूज करने का और आपकी ट्यूनिंग का डायरेक्टली रिलेशन है। डायरेक्टली रिलेशन कैसे है? अगर आप ईस्टर्न का पिन नॉक यूज कर रहे हैं एंड आपने सडनली बीटर का ओवर नॉक चलाना स्टार्ट कर दिया, तो आपका एरो 3 lbs वीकर हो जाएगा, क्योंकि वो जो नॉक का साइज है वो थोड़ा सा साइज में, वेट में, एरो के साथ अच्छे से नहीं होगा। फ्लेक्सिंग जो आपने एक बार नॉक सिलेक्ट किया है, आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एंड अनदर की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम अपनी ट्यूनिंग को करते हैं, कि जब भी हम कुछ चेंजेस लेकर आते हैं अपने इक्विपमेंट्स में, लाइक हमने फिंगर टेप चेंज किया, लाइक हमने बो हैंड की पोजीशन को चेंज किया, और हमने अपने हुक की पोजीशन को चेंज किया, अगर हम इस तरह के चेंजेस अपने बो में या अपने टेक्निक में करते हैं तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट हमारी बेसिक ट्यूनिंग पर पड़ता है। इमीडिएटली हमें उसको ठीक करना होता है। एंड आइडियली, जैसे हमने कहा कि हम आइडियली बात कर रहे हैं अभी तक सारी की सारी की, जो रिकमेंडेड है, क्लिकर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। क्लिकर की पोजीशन आपका जो प्रेशर पॉइंट है वहां से लगभग 4.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 1.5 इंच तक होनी चाहिए, 1.5 से 1.25 इंच भी जा सकती है। उससे बियॉन्ड आप कर रहे हैं तो वो इट्स नॉट सूटेबल, इट्स नॉट एडवाइजेबल। एंड वंस अगेन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं एंड सभी कोचेस के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इस बारे में हो सकते हैं। बेयर शाफ्ट मेथड जब हम चेक कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट विद द 18 मीटर एंड देन 30 मीटर। एंड अगर आप अपने सारे एरो को येलो में शूट कर सकते हैं तब आपको 70 मीटर जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Ideally, we recommend the following string measurements and a pattern. जब हम 36 या उससे नीचे पाउंडेज के बो यूज कर रहे हैं तो हमें 16 धागों से बनी स्ट्रिंग का यूज करना चाहिए। Whenever we means that whenever we shooting in a under 36 poundage bow, we must use the string of 16 strands only, not more than that. That's not advisable. And at the same time, if you're using a bow poundage is 40 poundage, then you can use the string thread of 18 strands. And अगर आप 40 poundage से ऊपर शूट करते हैं, it's recommended for the safety of you and your equipment that please use 20 strands of the string. Next, please. And at the same time, we are talking about the bracing height. So अगर आपका small bracing height, अगर आप you can go with the long bow at 23 inch. And at the same time, I request please read the manual of the bow manufacturing companies. They also giving some advice regarding the keeping of this bracing height measurements. Next slide, please. So till now we have done bear shaft, we have measured all the precautions, we have done whatever we require. Now we come on the end of this topic, in the end of the basic tuning, that's clearance test. अब clearance test में आपको क्या करना है? What is the clearance test? Clearance is when your arrow is moving out from your bow at the same the preliminary section. When it's leaving, जब जैसे आपका बो आपका एरो आपकी स्ट्रिंग को बो को छोड़ के बाहर निकलने को ट्राई कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। अगर वहां पे डिस्टरबेंस है लोकेश जी, तो आपको लोकेश जी अगर सपोज अपना जरा स्टार्ट जो है उसको आप ऑफ कर दे, शायद आपका वॉइस ज्यादा क्लियर होगा। आप वीडियो स्टॉप शायद, क्योंकि वीडियो की वजह नहीं, आप अपना जो शक्ल देख रहे हैं ना, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, म्यूट और स्टार्ट वीडियो। तो वीडियो को ऑफ कर दे तो शायद आपका वॉइस ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि बैंडविड्थ का आपका इशू है। देखिए ट्राई करके। वीडियो कर दिया है। हाँ, अब बोलिए, शायद आपका ज्यादा अच्छा है। अब बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए लोकेश जी।
यस सर। अब बोलिए, अब आपका आवाज सुनाई पड़ेगा, जब बोलिए अब आप। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लियरेंस, दैट्स कॉल्ड क्लियरेंस। अब जब आपका एरो ही निकलते हुए आपके बो से या आपकी बॉडी पार्ट से कहीं टकरा रहा है तो डेफिनेटली आपकी ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा बो क्लियर नहीं है, हमारी एरो क्लियरेंस इतनी अच्छी नहीं है? तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आर्चर्स के एरो के फ्लैचेस पीसेस कटते हैं, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। वो कटते हैं, दैट मींस कि आपका बो क्लियरेंस अच्छा नहीं है। दूसरा एक पैटर्न ये है कि जब आप शूट करते हैं तो आपको लगा कि यार 30 मीटर पे तो मेरा बहुत अच्छा ग्रुप आता है, आई एम गेटिंग अ वेरी नाइस ग्रुप ऑन 30 मीटर, सारे एरो कंटिन्यूअसली एक्स लगते हैं, बट हाउएवर व्हेनेवर आई एम मूविंग ऑन 50 मीटर माय ग्रुप इज वाइडर एंड इट्स मतलब वो सडनली बहुत बड़ा होता है। सो दैट मींस कि योर क्लियरेंस इज नॉट वेरी मच क्लियर। एंड ऐसे बहुत सारे रीजन है जिससे हमें पता चलता है कि जैसे कंटिन्यूसली आपका जो प्लांजर है, जो प्लांजर का जो प्रेशर पॉइंट है, आप देखेंगे कि वहां पे कार्बन पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आने लगे हैं, वो घिसने लगा है, दैट मींस कि आपका ये जो एरो क्लियरेंस है वो अच्छा नहीं है। तो ये सारे कुछ ऐसे मार्कर हैं लाइक आपके जो निकलते समय आपने ऑब्जर्व किया, उसको हमें ऑब्जर्व करना होगा। हमें क्या करना होगा कि अब हमें तो पता नहीं चल रहा है कि कैसे ठीक करें, तो इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन मेथड है जिसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट गो प्लीज स्लाइड, इट्स अ वीडियो। अभी हम एक ना वीडियो वॉच करेंगे यहाँ पर, दैट्स रिगार्डिंग द एरो क्लियरेंस। मैंने 2 एंगल से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है एंड आई एम प्रेजेंटिंग फॉर यू। विश्वा जी, कैन यू स्टार्ट द वीडियो? यस। सो आप देखेंगे कि दोनों में एरो क्लियरेंस बहुत स्मूथ है, जितना ज्यादा स्मूथ होगा, प्लीज स्टार्ट द वीडियो, जितना ज्यादा आपका जितना ज्यादा आपका ये एरो क्लियरेंस अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपका ग्रुप बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। So you can see here more closer and from a different angle. It's a closer angle. You can see that how is arrow moving it out without disturbing to the bow. जब निकला है तो क्लियरली बाहर निकल गया है। प्लीज गो टू द स्लाइड। Yes, that's very nice. You can see that how is going correctly. So for that, how we can improve our arrow clearance? For that, to make ensure that your bow alignment is correct. If your bow alignment is not correct, then surely your arrow will get disturbance from your bow. Next slide, please. How to improve? Yes, and अगर आपका bow alignment perfectly है, then you can check your spine length and poundage of the bow is matching or not. Sometimes क्या होता है कि आपने इनिशियली तो सेटअप सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जिसकी वजह से अगेन आपको पाउंडेज को डिक्रीज या इंक्रीज करने की जरूरत है। आपके बो में ज्यादा जर्क हो रहा है, सो जिसकी वजह से आपका एरो डिस्टर्ब होकर जा रहा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज मेक श्योर दैट नो टॉर्किंग इन द बो, एंड once again check the string fingers are not touching or pressing the arrows. बहुत सारे आर्चर्स के साथ में प्रॉब्लम है कि जब वो शूट करते हैं तो आपके जो हुक के जो फिंगर्स हैं जहां से हम स्ट्रिंग को पकड़ते हैं वो एरो को प्रेस कर रही होती है, तो इन दैट केस आल्सो यू विल नॉट गेट अ गुड क्लियरेंस। एंड जब आप शूट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका स्ट्रिंग का जो पैथ होता है, जैसे आपने शूट किया और वो स्ट्रिंग मूव आउट होके बाहर निकली क्योंकि वो एरो को कैच किए हुए, तो जाके सीधे कहाँ टकराई? वो आपके आर्म गार्ड पे टकरा गई। अब आर्म गार्ड पे जैसे ही टकराएगी तो वो एरो के पैथ को, एरो की लाइन को चेंज कर देगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही है आपके चेस्ट के ऊपर, तो ये क्लियरेंस भी आपको होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपका नॉकिंग पॉइंट इज अ बेस्ट and one of the important aspect when you doing your training.
आपका नॉकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा लूज या मूवेबल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी जो नॉक है वहां पे डिस्प्लेस हो जा रही है या बहुत जल्दी आउट हो जा रही है, निकल ही नहीं पा रही। अगर ये भी रीजन है तो जिसकी वजह से आपका एरो क्लियरेंस अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इनिशियली हम जब इन सब चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, देयर इज टू काइंड ऑफ एरो रिएक्शन, टू काइंड ऑफ एरो क्लियरेंस। वन इज अ प्रीलिमिनरी एंड सेकंड इज अ सेकेंडरी। प्रीलिमिनरी इज व्हाट? प्रीलिमिनरी जब हम हमारे एरो हमने रिलीज किया और इमीडिएटली हमारे एरो ने हमारी स्ट्रिंग को लीव किया और बो को पास किया है, दैट्स कॉल्ड प्रीलिमिनरी और इनिशियल रिएक्शन। एंड द सेकेंडरी रिएक्शन इमीडिएटली जब वो हवा में ड्रैग आउट बाहर निकल गया है और थोड़ा सा आगे चला गया, सो दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी रिएक्शन। सो हमें प्रीलिमिनरी रिएक्शन पे अभी वर्क करना है, नॉट इन अ सेकेंडरी रिएक्शन। यस, फ्लाइट ऑब्जर्वेशन। अब हम उसे चेक कैसे कर सकते हैं? देयर इज अ वन मेथड। आपको क्या करना है कि आप जस्ट यू गो टू अ शॉर्ट डिस्टेंस, 18 मीटर और 30 मीटर इज एडवाइजेबल। आप अपने टारगेट फेस पे अपने टारगेट फेस को उल्टा करके लगा लीजिए। उल्टा मींस दैट कि नो कलर इज अपीयरिंग। क्योंकि जब आप एरो और अपने कोच को या जो आप भी जिसको टीचिंग करा रहे हैं, इसको कोचिंग करा रहे हैं, आप उस आर्चर के पीछे खड़े हो जाइए एंड इन लेवल ऑफ द एरो, आप एरो की लेवल में थोड़ा सा झुक कर देखेंगे, जस्ट एट एन बैक साइड, और आर्चर को बोले कि जस्ट शूट। शूट करते के साथ जो एरो का रिएक्शन निकल कर आया है, एरो सडनली आप देखेंगे कि जैसे उसने शूट किया वो जंप आउट हुआ या जंप अप हुआ या उसमें कुछ ऐसी डिस्टर्बेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं सेकेंडरी रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रीलिमिनरी रिएक्शन की बात कर रहा हूं। दैट्स इमीडिएट आफ्टर द रिलीज। आपने पाया कि सडनली आपके एरो ने अप साइड जंप ले लिया, दैट मींस कि आपके नॉकिंग पॉइंट में गड़बड़ है, आपका नॉकिंग पॉइंट थोड़ा सा डाउन है, आपको उसे तो व्हाट इज दैट मींस आपका जो प्रेशर ऑफ करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम एरो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और एरो फ्लाइट को रीड। नेक्स्ट स्लाइड, वीडियो प्लीज। तो अगर हमने इन सब चीजों को फिक्स नहीं किया, लाइक जैसे हमने शूट करना स्टार्ट किया है और हमारा एरो निकलते के साथ उसकी टेल एक तरफ है, पॉइंट एक तरफ है, दैट मींस एरो इज नॉट गोइंग स्ट्रेट, इट्स हिटिंग समवेयर इन अ बो। सो फॉर दैट वी हैव टू फिक्स आवर बो, वी हैव टू फिक्स आवर सेंटर शॉट। once again इसी वीडियो को चलाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेडी एलिसन शूट कर रहा है और उसका एरो क्लियरेंस कितना अच्छा है। आप इस वीडियो से देख रहे हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है, very clear, touching at anywhere, neither is disturbed from anywhere. See the picture is very clear. So remember कि आपने अपने अगर इस मेथड से अपने आप को फाइन ट्यून कर लिया, मींस कंटिन्यूसली प्रोसेस है, आपको अगर ये सब कर लिया तो आप अपने बेसिक ट्यून आपको मिल जाएगा। एंड बेसिक ट्यून इज गुड एनफ टू रीच यू इन अबाउट 650 स्कोर। आप अपने बेसिक ट्यून के जरिए 650 स्कोर तक पहुंच सकते हैं। एंड नाउ वी कम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द रिकर्व। फाइन ट्यूनिंग ऑफ द रिकर्व, यस। So now we come on our last step, that's called follow through. अभी तक हमने डिस्कस किया get, set and go. Get means आपने अपने इक्विपमेंट्स को लिया, कलेक्ट किया, set means उसको सेट किया, go means एक प्रोसेस अपनाया जिसमें आपने ट्राई किया कि किस तरह से आप अपने गो को ट्यून कर। तो फाइन ट्यूनिंग ongoing process is continuous. Those are continuously shooting 720 72 on a 70 meter. So which is the famous round. Next is like जितने हमारे इंडिया कैंपर्स हैं, जितने हमारे जूनियर नेशनल टीम मेंबर्स हैं या इसके अलावा जो आर्मी टीम के मेंबर्स हैं,
उन सबको कंटिन्यूसली फाइन ट्यूनिंग पे वर्कआउट करना होता है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज अ ग्रुप ट्यूनिंग ऑन अ डिफरेंट डिस्टेंसेस। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें इस चीज का, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इस चीज का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूसली जब हम शूट कर रहे हैं तो ये 4 पॉइंट है जिसको हमें चेंज करके देखना है। लाइक एग्जांपल कि मेरा एक स्टूडेंट है, वो लगातार बहुत अच्छा स्कोर मारता है, ही इज शूटिंग 635, 630, 625 इन बिटवीन द रेंज, मींस 25 to 35। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो हर राउंड में जब शूट करता है परफेक्टली लैंड हो जाते हैं। 4 एरो नहीं हो पाते के लिए हमें सर्च आउट करना पड़ेगा कि वो 4 एरो क्यों नहीं हो रहे। एंड फॉर दैट हमें अपने बोम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो इन 4 लेवल पे होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि 3 लेवल पे जाके हम बेसिक ट्यूनिंग को सेट कर सकते हैं, ऐसे ही 4 लेवल है जहां पे हम अपने फाइन ट्यूनिंग को सेट कर सकते हैं। इट्स लाइक नॉकिंग पॉइंट ऑफ द हाइट, बटन टेंशन, बटन सेंटर शॉट एंड ब्रेसिंग हाइट। अगर हम इन 4 चीजों को चेंज करेंगे, देखिए अगेन हमें समझना होगा बेसिक ट्यूनिंग एंड फाइन ट्यूनिंग में डिफरेंस है। बेसिक ट्यूनिंग में सिर्फ हम एक बेसिक ट्यून कर रहे होते हैं और वहां पे हम एरो के साथ अपने बो को क्लियरेंस दे रहे होते हैं, जिससे हमें बेसिक ट्यूनिंग मिल जाती है। लेकिन अब कंटिन्यूसली जब हम शूट करते हैं, कंटिन्यूसली शूट करते 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 जब हम पे आते हैं तो देखते हैं कि हमें एक पैटर्न कंटिन्यूसली मिलने लगा है। वो पैटर्न क्या होगा कि आपका ग्रुपिंग स्लाइटली अपवर्ड ही रहती है। आपके 2 एरो जो 10 लगते हैं वो 10 लगते हैं, बाकी 4 एरो ऊपर लगते हैं। सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नॉकिंग पॉइंट में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। आप नॉकिंग पॉइंट को स्लाइटली अप कर सकते हैं, जैसे आपने अब किया। अब आपको इमीडिएटली इसका आंसर नहीं मिलेगा, आंसर इमीडिएटली आपको नहीं मिलेगा, मींस दैट आपको कंटिन्यूसली 2, 4, 6, 8, 10 दिन उस जो आपने चेंजेस किए उस पे जमे रहना होगा और अपने स्कोर को राइट अप करना होगा। सी माय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा इन फाइन ट्यूनिंग में आपको लॉट ऑफ डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। मींस जब भी आप कुछ चेंज करेंगे, जब भी आपने कुछ नॉकिंग पॉइंट्स या अपने सेंटर शॉट में चेंजेस किए तो आपको उसको राइट अप करना है एंड आफ्टर दैट आपको अपने स्कोरिंग पैटर्न को फॉलो अप भी करना है। आपको 10 दिन तक आपने फॉलो अप किया है, आपने पाया कि पहले मेरे 2 एरो लगातार येलो लगते थे, लेकिन ये चेंज करने के बाद आई फाइंड आउट कि पहले मेरे 2 10 कंटिन्यूसली लगते थे, लेकिन जैसे ही मैंने ये चेंज किया तो इसका इफेक्ट, अगर मैं कोई अगर मैं गुड शॉट निकाल रहा हूं तो मेरे सो दैट मींस कि आपको 3 से, अगेन मैं बोल रहा हूँ इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। डाटा पे होगा सारा का सारा, जो आप राइट अप कर रहे हैं उसके बेस पे चलेगा और इसके लिए आपको बहुत सारी एक्यूरेट शूटिंग करनी होगी। जब आप एक्यूरेट शूटिंग कर रहे होंगे तो ये 4 पॉइंटों में चेंजेस करके आप अपने बेस्ट ट्यून को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेप मेथड, इट्स द मोस्ट रिलायबल ever, which is Mr. सर हो या पूर्णिमा मैडम हो या जिन फॉरेन कोचेस के साथ भी मैंने वर्क किया है, तो ये एक मेथड मैंने निकाला था और ये मेथड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, सबसे ज्यादा रिलायबल है। स्टेप मेथड और वॉक बैक मेथड। अब इस मेथड में हमें क्या करना होता है, देयर इज सम प्रोसीड्यूर। आप क्या करेंगे कि आप अपने टारगेट के पास खड़े होगा कि आप 5 मीटर पे खड़े हो जाएंगे और एक टारगेट के जस्ट सबसे ऊपर वाले साइड में एक अपना एमिंग पॉइंट को फिक्स कर देंगे। आपने कर दिया, आपने जब उस एमिंग पॉइंट को फिक्स कर दिया है तो उसका नतीजा, अब आपको क्या करना है कि आपको एरो को शूट करना है और एरो को शूट करके अपनी साइड को ऐसा एडजस्ट करना है कि आपका 5 मीटर से जो एरो निकलता है वो उस ब्रॉड पॉइंट पर जाकर लगे, क्योंकि अब आप बहुत अच्छे आर्चर हैं एंड इस सबको आप अचीव कर सकते हैं। तो अब आपका पहला एरो जो आपने शूट किया, दूसरा एरो किया, उसके बाद आपकी साइड एडजस्ट हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक मार्किंग करनी है। पहले डिस्टेंस से 5 मीटर पर, देन 10 मीटर, देन 15 मीटर, देन 20 मीटर, देन 25 मीटर एंड इफ यू कैन शूट देन टिल 30 मीटर। Till 30 meter is quite difficult. So what you have to do now,
you can shoot first arrow at the point from the 5-meter distance. Then you have to move back to the 10-meter distance, and you have to shoot the arrow without moving your sight. Remember, you don't have to change your sight position. आपको उसी साइड पे ही शूट करना है जो साइड आपने फिक्सअप की थी 5 मीटर के लिए. आई नो दैट थोड़ा सा टाइम बियॉन्ड हो रहा है, बट हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे. एंड इम्पोर्टेंट यही है कि आप कंटिन्यूअसली पूरे टेस्ट में अपनी साइड. मुकेश आप कंटिन्यू कीजिए, टाइम के लिए कोई चिंता नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए. ओके, सो कंटिन्यूअसली आपको अपने साइड को चेंज नहीं करना है. एंड एवरी शॉट को लगाने के बाद आप 5 मीटर पीछे आते जाएंगे. अब जब आप 5 मीटर पीछे आएंगे, 10 मीटर आ गए, 10 मीटर के बाद 5 मीटर फिर और पीछे आए तो 15 आ गए, 15 के बाद फिर और पीछे आए तो 20 आ गए, 20 के बाद फिर और आए पीछे तो 25 आ गए. अगर आपके टारगेट पे स्पेस है, देन यू कैन गो टू 5 मीटर मोर टिल 30 मीटर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जब आपने ये एरो शूट कर लिया तो आपको कुछ तरह के पैटर्न आप देखेंगे कि आपके टारगेट पे आपको दिखने लगे. नेक्स्ट स्लाइड विश्वा. एंड ये पैटर्न इस तरह से होंगे. अब देखेंगे कि आपको पहला पैटर्न क्या मिला कि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली. जहां पे आपने पहला एक एरो शूट किया था सबसे ऊपर, तो उसी की लाइन में बाकी सारे एरो नीचे की तरफ. मैंने कहा कि आप 5 एरो चला सकते हैं, लेकिन अगर आप चला सकते हो तो 6 एरो को भी ले सकते हैं. तो आप देखेंगे 5 एरो कंटिन्यूसली एक ही लाइन में आपको मिल गए. ये तो हो गया आपका परफेक्ट ट्यूनिंग. आपने परफेक्ट ट्यूनिंग आपको मिल गया है, इट्स वेरी नाइस. बट इन केस अब आपको परफेक्ट ट्यूनिंग नहीं मिला, आपको पैटर्न नंबर 2 मिला, पैटर्न नंबर 2 और या फिर पैटर्न नंबर 3. और हो सकता है कि आप पैटर्न नंबर 2 क्या होता है कि आपको एक सी फॉर्मेशन मिलती है. आपको अपने जब अपने 5 एरो शूट कर लिए हैं या 6 के 6 एरो शूट कर लिए हैं, तो आपको एक फॉर्मेशन मिली है दैट्स लुक लाइक अ सी. और इसका वाइस वर्सा अपोजिट भी आपको मिल सकता है. इट्स अ अपोजिट सी, मींस रिवर्स सी. एंड या फिर पोजीशन नंबर 4 एंड 5 भी आपको मिल सकती है. दैट्स अ डायगोनल, आउटवर्ड एंड इनवर्ड. पहला एरो आपका ऊपर सेंटर में लगा है, लेकिन बाकी एरो आपके आउटवर्ड होते चले गए. एंड पहला एरो आपको जो मिला है आपका आवाज नहीं सुनाई पड़ रहा है लोकेश जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है. काइंडली फिर से आइए. जस्ट अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें कि अगर आपका थोड़ा सा ये आज डिस्टरबेंस हो रहा है, आप इसके लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब लोकेश जी का सेशन खत्म होगा तो आप सभी क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, और अगर हमारी आवाज आपको क्लियर आएगी तो हम ट्राई करेंगे उन क्वेश्चंस को आंसर करने का, जिससे कि आप सबको रिकर्व बो सेटअप एंड ट्यूनिंग के बारे में पता चल पाए. तो इसलिए आप बिल्कुल भी जुड़े रहे हम लोग के साथ. थोड़ा सा खेद है कि उतना क्लैरिटी नहीं आ पाई, लेकिन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस आप भेजिए. आप सेशन के बाद आप आधे घंटे रुकिए, हम सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स को आपके आंसर करेंगे और फिर से वीडियो दिखाएंगे. अगर जहां पे आपको जो स्लाइड्स नहीं दिखा, जो वीडियो नहीं आया, उसको हम दोबारा अपनी तरफ से यहां से दिखाने की कोशिश करेंगे. We got this 5 patterns. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें 5 तरह के पैटर्न मिलेंगे. विश्व जी, कैन यू स्टार्ट द पीपीटी? अब जब हमें ये 5 तरह के पैटर्न मिल रहे हैं तो हमें क्या फॉलो अप करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, दैट मींस आपकी ट्यूनिंग बहुत ही. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो आर पैटर्न पोजीशन, अगर आपको पैटर्न नंबर 2 मिलता है, दैट मींस आपका सेंटर शॉट आउट है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेशर बटन, टेंशन ऑफ द प्रेशर बटन. आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर शॉट, मींस आप करने की मतलब जरूरत है. लेकिन अगर इसका वाइस अपोजिट सी आपको रिसीव हो रहा है, जो पैटर्न हम देख पा रहे हैं, तो आप वो बहुत ज्यादा अंदर. ये तो ही बात तो पैटर्न नंबर 4 या
कंडीशंस में हमें अपने, अगर आपका डायगोनल एक मिल रहा है तो आपको अपने और अगर आपको ये अंदर की तरफ इंक्रीज करना है, आई थिंक सो। स्क्रीन क्लियर है, स्क्रीन की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख पा रहे हैं। आप अपने आवाज को थोड़ा सा माइक्रोफोन में बोले लोकेश जी। लोकेश जी आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। So can you hear now? या लोकेश जी बोले। सॉरी, या यू कैन से। सो अगर हमें पैटर्न नंबर 4 मिलता है, हमने जो चाहता है हमें उसे डिक्रीज करना चाहिए। अगर हमें पैटर्न नंबर 5 रिसीव हो रहा है तो हमें अपनी प्लांजर की टेंशन को इंक्रीज करना चाहिए, दैट्स एडवाइजेबल। और समटाइम्स क्या होता है कि हमें पैटर्न नंबर 4 एंड 3 का एक मिक्सअप भी मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड एस फॉर्मेशन और अ रिवर्स एस फॉर्मेशन। फॉर दैट सबसे पहले मैं एडवाइज करूंगा कि आप अपने सेंटर शॉट को ठीक कीजिए। जब आपका सेंटर शॉट ठीक हो जाए तब आप तब आपको अपने प्लांजर की टेंशन पे वर्कआउट करना है। सो दीज आर अबाउट दिस वे बैक मेथड और स्टेप बैक मेथड। तो ये हमारा ये मेथड है। अब अभी तक हमने जितनी बातें की है, मैं एक चीज बड़ी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मैं एक बड़ी चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो भी हम बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें अभी तक जो भी हमने वर्कआउट किया है, जो भी हमने ऑल पोजीशन, अगर हमने जो यहाँ सब डिस्कस किया 100 आर्चर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका आर्चर लेफ्ट हैंडेड है, अगर आपका आर्चर लेफ्ट हैंडेड है या आपको लेफ्ट हैंडेड आर्चर है, तो आपको इनका टोटली अपोजिट वे में जाना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप राइट हैंडेड आर्चर है, आपके एरो 9 o'clock में लग रहे हैं, तो मींस आपका एरो स्टिफ है, ये मैंने कहा है सर। लेकिन अगर आप 9 o'clock में लग रहे हैं तो दैट स्पाइन है बहुत ज्यादा हैवी करने की जरूरत है, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। एंड नाउ अ डेज दैट हम टेक्नोलॉजी के टाइम पे जी रहे हैं, एंड इट्स टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सभी आर्चर के पास आज के टाइम में स्मार्टफोन होता है। तो एक हम स्लो मोशन वीडियो अपने कैच कर भी अपने वीडियो बीच में दिखाया था, दोनों का दिखाया था। तो वहां मैंने क्या किया कि मैंने उनके एरो रिलीजिंग पार्ट को स्लो मोशन में कैच किया है, उसको किया नहीं है। अगर मेरी आई कैन गेट अ गुड रिजल्ट, तो फीडबैक को भी so these are the things which I want to cover in this topic. And sir, next slide please. So thank you for today. जो भी मेरे पास नॉलेज थी, जो हमने गैदर की, जो पिछले कुछ सालों में वर्क करते हुए जो हमने अचीव किया, वो सब मैंने अपने 2 फ्रेंड्स के साथ मिलकर यहाँ रेडी किया था आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आई होप कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपसे ना मिलती हों, क्योंकि ट्विनिंग एस्पेक्ट इज टोटली पर्सनल। ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने बो को, जैसे कुछ लोग रिकर बो को जब परचेज करते हैं तो कहते हैं कि हॉइट का बो अच्छा है या फिर विनेनविन का बो अच्छा है। बट मेरा ये मानना है कि जो पैटर्न हमने अडॉप्ट किए हैं, जो वर्ल्ड वाइड वर्किंग आउट है, वो पैटर्न सबसे बेस्ट होते हैं। हाउएवर we can put our input also in this all the process, so that is up to you. You can choose whatever you want, and you can check this all the points in your training. And if you have a question, I am here, and Sanjeev sir and Pune ma'am, I am here to give in the answer. Thank you.
तो थैंक यू लोकेश जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दो चीज के लिए। पहला चीज, चंदूकर सर जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं वो अभी आपसे बात करेंगे, और उन्होंने सभी पार्टिसिपेंट्स को तीनों ही प्रेजेंटेशन जो अभी तक हुए हैं वो सभी का आपको प्रेजेंटेशन भेज दिए जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमारे विश्वजीत जी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है लोकेश जी, पहला जो क्वेश्चन आया है वो ये, यस सर। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉकिंग पॉइंट एंड लिम्ब डिफरेंस और प्लंजर बटन एंड सेंटर शॉट, इन सब का रिलेशन क्या है? सर हमारे प्लंजर बटन, सेंटर शॉट, नॉकिंग पॉइंट, टिलर डिफरेंस में रिलेशन क्या है? अगर हम इनमें से किसी को भी चेंज करते हैं, अगर हमने नॉकिंग पॉइंट को चेंज किया है या टिलर डिफरेंस को चेंज किया है, तो इन सब का इफेक्ट ये होता है कि आपस में इतने रिलेटिव नहीं कि एकदम चेंज हो जाते हैं। अगर मैंने अपने टिलर डिफरेंस का मेजर डिफरेंस को इंक्रीज करना होगा, उसको कर सकता हूँ। तो उसका सबसे पहला इफेक्ट वो की पाउंडेज के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी या वो इंक्रीज हो। लोकेश आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप अपना वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो से चलिए। लोकेश जी आप अपना चेंज हो जाए, ओनली ऑडियो से बात कीजिए, और नहीं बात कर पाएंगे फिर हम यहाँ से आंसर करेंगे। उसकी पोजीशन भी चेंज रिलेटेड है। जैसे ही आप इसमें से किसी में भी चेंज करते हैं तो आपकी पाउंडेज, आपका नॉकिंग पॉइंट और आपके टिलर डिफरेंस में चेंजेस आ जाते हैं। जस्ट ऐड करना चाहेंगे जो लोकेश ने बताया। पहला आपने पूछा था कि टिलर डिफरेंस क्यों होना चाहिए। देखिए, टिलर डिफरेंस क्या होता है कि जो ऊपर का अपर एंड लोअर लिम्ब में होता है उसका थ्रस्ट अलग अलग रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम टिलर डिफरेंस करते हैं नियरली 5 मिलीमीटर का, बिटवीन 2 to 5 मिलीमीटर, जिससे कि थ्रस्ट जो है वो आपका उसको ठीक करने के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट है कि जल्दी जब भी आप ट्यूनिंग स्टार्ट करें 5 मिलीमीटर का टिलर डिफरेंस होना चाहिए पॉजिटिव साइड में। वो एक है। दूसरी जो आपने बात किया था सेंटर शॉट का और प्लंजर बटन के प्रेशर का, जब हम एरो को ट्यूनिंग करते हैं तो सेंटर शॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका बो निकलता है, अगर आप एरो निकलता है, आप देखेंगे एक पैराडॉक्स मोशन होता है, एस के शेप में जाता है। उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ग्रुपिंग बढ़ाने के लिए आपको सेंटर शॉट को एडजस्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि आपके लोकेश चंदन ने बोला कि आपकी अगर लेफ्ट में एरो ग्रुप कर रहे हैं जो बेयर शाफ्ट जा रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली आप सेंटर शॉट और अपना प्लंजर बटन के प्रेशर को चेंज करेंगे, हल्का सा राइट ले जाएंगे, प्लंजर बटन को ढीला रखेंगे जिससे कि वो वापस स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन, ये डिपेंड करेगा ऑल भी कि आपका स्पाइन वीक है या आपका स्पाइन टफ है, तो डिपेंडिंग वो सब भी देखना पड़ता है। तो ये सब चीज को जब ध्यान रखेंगे, इसीलिए तभी आप फाइन ट्यून कर पाएंगे। तो आपका नॉकिंग पॉइंट, टिलर डिफरेंस, सेंटर शॉट, प्लंजर बटन, इसके साथ साथ जो एक पॉइंट और आता है वो आता है स्पाइन, और स्पाइन में आपको बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन किधर आपका बेयर शाफ्ट लैंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टिफ एरोज को लेफ्ट में जाते हैं, वीक एरोज राइट जाते हैं, क्यों? सॉरी सर, आपके जो स्टिफ एरोज हैं, क्वेश्चन है स्टिफ एरोज जो हैं वो लेफ्ट में जाते हैं और वीक एरोज राइट में जाते हैं जब ट्यूनिंग करते हैं, क्यों? ओके, जैसे ही हमारा एरो स्टिफ हो जाता है ना, तो हम देखेंगे जब स्पाइन स्टिफ होने की वजह से प्रेशर उस बटन पे ज्यादा क्रिएट होता है प्रेशर। तो जब प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा किसी स्टिफ चीज के ऊपर, तो डेफिनेटली वो उसको पुश आउट करके आउटसाइड भेजेगा। तो इसलिए अगर उसको ज्यादा क्रिएट होने की वजह से साइड की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर किसी एरो का स्पाइन, इसके लिए हमें जो एरो का पैराबोलिक सिचुएशन होता है उसको देखना होगा कि कैसे बैंड होकर निकलता है। तो अगर किसी का स्पाइन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो जो स्पाइन के ऊपर प्रेशर, प्लंजर बटन का प्रेशर कम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो राइट साइड की तरफ मूव होता है। तो अगर किसी ने सुन नहीं पाए, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्या लोकेश जी ने बोला, आपका जो प्लंजर बटन होता है उसमें एक प्रेशर होता है, स्प्रिंग होता है, हार्ड स्प्रिंग होता है, सॉफ्ट स्प्रिंग होता है। क्यों हम अपना स्प्रिंग टेंशन रखते हैं? उससे आपका जो पैराडॉक्स मूवमेंट है उसको
स्मूथ करने के लिए। जितना जल्दी अगर करेक्शन होगा उतना जल्दी ग्रुपिंग आपका अच्छा होगा। तो इसमें कहने का कि अगर एरो आपका स्टिफ रहेगा तो क्या होता है, प्लंजर पैटर्न को वो धक्का देता है, उसकी वजह से वो हमेशा आप देखेंगे कि लेफ्ट में गिरता है जब भी, क्योंकि वो प्रेशर की वजह से स्टिफ है तो वो अपने दबाता है प्लंजर बटन को, इस वजह से वो लेफ्ट जाता है। और अगर वीक होगा तो हमेशा राइट जाएगा। तो उसमें दो चीज करना है, एक तो प्लंजर बटन को टाइट करना है या प्लंजर बटन को लूट करना है। अगर वो प्लंजर स्प्रिंग आप बदल भी सकते हैं, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो प्लंजर बटन की स्प्रिंग को बदले, या फिर आपने जो एरो लगा उसका वेट बढ़ाए या वेट घटाए, उसके जो आगे का पॉइंट होता है उससे आप कर सकते हैं, और नहीं तो स्पाइन चेंज कर सकते हैं। ये तीनों तरीके से आप अपना प्रेशर, प्लंजर बटन का प्रेशर से ट्यूनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बो पाउंडेज का लिमिट कितना होता है लोकेश? वो पाउंडेज जब हम कोई भी लिम परचेज करते हैं तो अगर हम उसको मीडियम बोल्ट पे रखें, मीडियम टेंशन में रखें, तो वो हमें एक नॉर्मल मिल जाता है। लेकिन अगर हमें डिक्रीज या इंक्रीज करना हो तो दैट्स मैक्सिमम 2 to 3 पाउंडेज हम उसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। उससे ज्यादा वो परमिसिबल नहीं होता है और एडवाइजेबल भी नहीं होता है। आई हैव सीन सो मेनी आर्चर्स कि वो एक 40 पाउंडेज के लिम परचेज करते हैं एंड ड्यूरिंग द टाइम उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूव हो जाती है। सो वो उसी लिम को कहते हैं कि अब हम इसे 42 या 43 पाउंडेज करके चलाना चाहते हैं। सो व्हाट दे डिड, दे इंक्रीज द टेंशन बोल्ट, जो उनका जो लिम बोल्ट है उसको बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं। अब उसका रिवर्स इफेक्ट क्या होता है कि आपके जो वो की ज्योमेट्री है वो एक ज्योमेट्री फिक्स होती है, जिस एक ज्योमेट्री ऐसी होती है इसमें जाके वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर थोड़ा सा भी उसको हम चेंजेस करेंगे तो उसके रिवर्स इफेक्ट आपके बो पे आने लग जाएंगे, और जिसका इफेक्ट ये होगा कि आपके लिम के या हैंडल के राइजर के टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। सो इट्स एडवाइजेबल, अगर आपकी अपनी स्ट्रेंथ मूव हो रही है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, आप अपवर्ड जा रहे हैं, देन प्लीज चेंज द लिम, डोंट जस्ट यू पुट द टेंशन इन योर लिम्स, सो दैट इससे क्या होगा कि आपकी लिमिट टूटेगी और आपको फाइनेंशियली लॉस भी होगा। तो बहुत अच्छा बोला लोकेश जी ने, और सभी को ये बता दे कि अगर बेस्ट एफिशिएंसी आपको अपने लिम का चाहिए तो मॉडरेट रखिए। अगर आपका 40 से 44 पाउंड का बो है तो 42 पाउंड में बेस्ट एफिशिएंसी पाई जाती है जनरली। तो इसलिए कोशिश कीजिए, जैसा उन्होंने बोला कि अगर आपका पावर बढ़ रहा है तो बेटर है कि दूसरा लिम ले ले, पावर घट रहा है अकॉर्डिंगली ले ले, तो इससे बेटर होगा। मीडियम एफिशिएंसी जो बेस्ट एफिशिएंसी आती है जब मिडिल पाउंडेज पे आप चलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन लोकेश जी है कि व्हाट इज एरो पैराडॉक्स? एरो पैराडॉक्स इज दैट कि जब एरो ने आपके बो को छोड़ दिया है और वो हवा में मूव आउट होता हुआ टारगेट की तरफ जा रहा है, दैट्स कॉल्ड एरो पैराडॉक्स। अब उसके एक मूवमेंट्स होती हैं, हमें उस मूवमेंट्स को मिनिमाइज करना होता है। जैसे आपका एरो निकलता है ना, आपके बो को छोड़ता है तो इमीडिएटली वो आउटवर्ड निकलता है, मींस 9 o'clock की तरफ पुश करके निकलता है और वापस अपने ट्रैक पे आने की कोशिश करता है। तो ये जो वो प्रेशर होता है, तो उसी पैराडॉक्स। तो जो जैसा लोकेश, अगर कोई लोग सुन नहीं पाया दोबारा हम रिपीट करेंगे। जो एरो पैराडॉक्स होता है, जब आप एरो छोड़ते हैं, फाइन ट्यूनिंग, जब आप देख रहे थे कि उन्होंने एक वीडियो दिखाया था कि जब एरो निकलता है वो एक सांप की तरह निकलता है एस शेप में, तो उसी को एरो पैराडॉक्स बोलते हैं, जो एस शेप में जाता है, तो उसी को वो बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेश जी है कि कौन सा बो हैंडल बेस्ट होता है? एज हमने कल भी डिस्कस किया था, पूर्णिमा मैम ने भी बताया था, दैट्स अप टू योर चॉइस। फॉर मी इफ आई एम शूटिंग वेल एंड फॉर आई हैव सीन द आर्चर्स जो मेरे पास प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनकी शूटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बो को यूज करना चाहें। लाइक तरुणदीप राय तो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, पहले वो हॉइट का बो यूज कर रहा था, फिर बीच में विनेनविन का बो यूज करना शुरू किया, अभी एमके का बो यूज कर रहे हैं, और अभी मैंने सुना है कि वो फिर अगेन बो को चेंज कर रहे हैं और हॉइट पे जा रहे हैं। बट थ्रू आउट हिज कैरियर अगर हम देखेंगे तो उसका स्कोर और उसका जो मेडल्स टैली है वो कंटिन्यूसली सेम रही है। तो ये सब कुछ आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस बो के साथ जाना चाहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है लोकेश जी की जो एरो स्पाइन पे C1, C2, C3, C4 लिखा होता है उसका मतलब क्या है? ये कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ना, ये उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है कि किस टाइप के कार्बन से एरो बने हुए हैं। तो इस अब मांगते हैं कि हमें C3, C4, C5 चाहिए, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स एडवाइस तो ज्यादा बेटर है।
जो स्टेप मेथड क्या है वो पूछना चाह रहे हैं कि स्टेप मेथड जो आपने बताया था उसको काइंडली फिर से बताएं। स्टेप मेथड वन ऑफ द बेस्ट रिलायबल मेथड है। इसमें हमें क्या करना होता है कि हम अपने टारगेट पे और फर्स्ट एरो हम शूट करते हैं टॉप ऑफ द टारगेट एंड मीनवाइल हम एवरी एरो के बाद 5 मीटर पीछे आते ही चले जाते हैं। तो हमें कुछ पैटर्न्स रिसीव होते हैं। मैंने अपनी पीपीटी में दिखाते हुए अपने वन ऑफ द बेस्ट मेथड। लोकेश जी आप ये कर रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है लोकेश जी। हम आपको बता दें कि जो मेथड जो बोले जिसको वॉक बैक मेथड भी बोला जाता है, वो क्या होता है कि जब पहले हम लोग ये पेपर ट्यूनिंग नहीं करते, शुरू में जब हम लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं था तो हम लोग पेपर ट्यूनिंग नहीं करते थे बनस्पत, हम ज्यादातर स्टेप मेथड या वॉक बैक मेथड करते थे। तो हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड प्लंजर बटन को स्टैंडर्ड प्रेशर पे रख के हम 5 मीटर से शूट करते थे। सबसे ऊपर टारगेट पे एक पेपर लगाते थे और उसके बाद हम 5-5 मीटर बढ़ के जाते थे और डिपेंडिंग ऑन जैसा कि उन्होंने चार्ट दिखाया था, डिपेंडिंग एरो का जो पैटर्न किधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है कि बीच में जा रहा है, चाहे वो एस कर्व बना रहा है, तो उसके हिसाब से सेंटर शॉट और प्लंजर बटन का प्रेशर उसको हम चेंज करके फाइन करते थे। तो वो एक तरीका था कि जिससे हम ट्यूनिंग कर सकते थे। इसीलिए उसको स्टेप बैक मेथड, मतलब आप पीछे आ रहे हैं 5 मीटर से आप 30 मीटर तक जा रहे हैं तो पीछे जो आते हैं उसको बोला जाता है स्टेप बैक मेथड। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेश जी की एल्यूमिनियम राइजर और कार्बन राइजर में क्या फर्क है? वेट, कार्बन इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। See that in initially days हमें पता है कि हम alloy हैंडल चलाते थे, alloy के बाद एल्युमिनियम हैंडल चलाते थे, फिर alloy आया and it's a carbon. So basically stability आपको कार्बन में ज्यादा मिलती है और थोड़ा सा लाइटर होता है। That's the difference only. बो ज्योमेट्री दोनों की सेम रहती है, बो ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। So हमें अकॉर्डिंगली जाना चाहिए। तो जैसा कि आपको लोकेश जी ने बताया, कार्बन इज अ लाइटर मटेरियल कंपेयर्ड टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हैंडल्स पहले बनते थे 80-90s में, लोग एल्यूमिनियम हैंडल यूज करते थे। बाद में टेक्नोलॉजी का चेंज आया, लोग कार्बन लिम्स पे चले गए, कार्बन हैंडल्स पे चले गए। जो कंपोजिट होते थे वो लाइट होते थे और कार्बन का जो लेमिनेटेड लिम्स होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं कंपेयर्ड टू वुडन, इसलिए लोग कार्बन पे स्विच कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास जो 3 तरह के आप बात करते हैं, 3 तरह के फ्लेचिंग का, कौन सा बेस्ट फ्लेचिंग है, हेलिकल, स्ट्रेट या स्पाइरल? लोकेश जी। For that I refer that you can see how the elite archer is using their spin vanes, but जो वेन से यूज करते हैं, बट इन रिकर मैं बोलूंगा कि आप स्पाइरल वेन्स के साथ जाए तो ज्यादा बेटर होगा। एंड बट ऑल द वे दिस इट इज योर पर्सनल चॉइस। आप जैसे भी अपने फ्लेचेस को लेते हैं अकॉर्डिंगली यू हैव टू choose your this bow twinning and accordingly you have to set your bow twinning. That's it only. जस्ट लोकेश जी जो बोल रहे हैं उसमें हम ऐड कर देते हैं, जब भी आप बिगनर शुरू करते हैं, जब आप बिगनर आर्चर्स हैं आपके पास, क्योंकि जो आपके स्ट्रेट फ्लेचर्स है ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो हम हमेशा एडवाइस करेंगे जो नए बच्चे हैं जो 8 साल से 14 साल की उम्र में चला रहे हैं उनको पहले यूज करना चाहिए स्ट्रेट फ्लेंस, क्योंकि उनके लिए अभी वो एलीट कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं। जब आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं तो स्पाइरल क्या करता है, ये विंड को कट करता है। तो स्पाइरल और हेलिकल वेन विंड्स को कट करते हैं तो उसके एरोडायनामिक फ्लो जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है। इसलिए एलीट जितने आर्चर होंगे, जब आप हाई स्कोर्स करना शुरू करेंगे तो हेलिकल एंड स्पाइरल वेन्स को यूज कीजिए। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो कॉस्टली भी होता है और उसमें जल्दी फटते भी है कंपेयर टू अगर वो बाई चांस चला गया आपका बॉस के थ्रू तो वो फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो कभी भी हम एडवाइस नहीं करेंगे कि महंगा चीज लीजिए बिगनर्स के लिए। बिगनर्स 8 साल से 14 साल में काइंडली आप स्ट्रेट वेन्स यूज कीजिए। वो अगर वो उसके थ्रू चला भी गया बॉस के थ्रू, खराब नहीं होता, फिर यूज कर पाएंगे। जब आप अच्छा कंपटीशन, अच्छा स्कोर करें 320 से ऊपर, तब आपके लिए स्पाइरल एंड हेलिकल वेन्स यूज करेंगे, बट प्रोवाइडेड वो कॉस्टली भी है और तब आप एरोडायनामिक फ्लो बेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेज कटिंग एंड टेयरिंग के बारे में आप बताएं लोकेश जी।
फ्लैश कटिंग एंड टेयरिंग मैंने बताया था कि आपका जो एरो क्लियरेंस है वो अच्छा नहीं है, आपका एरो कहीं हिट हो रहा है तो आप अपने सेंटर शॉट को चेक कर सकते हैं एंड प्रेशर ऑफ प्लंजर को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग जो आप रिलीज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग तो कहीं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। तो ये 3 पोर्शन ऐसे हैं। इसके अलावा एक एरो रेस की पोजीशन आपकी हो सकता है कि एरो रेस की पोजीशन ठीक ना हो, तो ये 4 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से नॉर्मली हम देखेंगे कि फ्लैश फटते हैं। एंड द लास्ट वन इज कि आपका जो एरो का स्पाइन है अगर वो करेक्ट नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा हैवी है तो भी आपके ये जो पीछे के फ्लैचेस कटने की शिकायतें आती है। और इसको जो लोकेश जी में जस्ट थोड़ा ऐड करना चाहेंगे, अगर आपको जानना हो तो पाउडर डाल के इससे पता चल जाता है कि क्या आपका जो प्लंजर बटन है या आपका जो आपने जो एरोरेस लगाया है वो क्या लड़ रहा है, वो भी आप पता कर सकते हैं। तो जैसा लोकेश जी बोले उसी लिए करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विपमेंट चेंज कितने दिन पहले करना चाहिए कंपटीशन के, लोकेश जी? अगर आपका सब कुछ सेटअप है, आपका परफेक्टली मैचिंग है, तो आप 10 से 15 दिन पहले भी अपना इक्विपमेंट्स चेंज कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दैट्स अपॉन योर कॉन्फिडेंस हाउ यू कैन टैकल इट। बट मेरी एडवाइस है कि जब भी हम इक्विपमेंट चेंज करते हैं तो नॉर्मली हम 1 मंथ का टाइम लें, जिससे कि हम कंपटीशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाए और हमें बो पे भी जो हमारी ट्रस्ट होती है वो बढ़ जाती है। सही बोला लोकेश जी। उसमें छोटा सा एक और एडिशन करना चाहेंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन था कि पाउंडेज बदलने के ऊपर पे, तो ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि पाउंडेज को कम से कम आपको 2 पाउंडेज या 1 पाउंडेज को कंट्रोल करने में किसी भी आर्चर को 2 से 6 महीना लग जाते हैं। तो अगर आप वो बदल रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन पाउंडेज को छेड़छाड़ तभी कीजिएगा जब आपके पास कैपेसिटी हो, क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी अगर कम होगी और पाउंडेज बढ़ा देंगे तो आपको मिनिमम 2 महीने से 6 महीने लगेगा 1 पाउंड को कंट्रोल करने में। तो एडवाइजेबल नहीं है कि 1 महीने पहले आप पाउंडेज को बढ़ा के 1 या 2 पाउंड और फिर शूटिंग करने जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द एरो फ्लेक्सेस इन बोथ वेज आफ्टर रिलीज, लोकेश? सर सॉरी अगेन प्लीज। व्हाई द एरो जो एस कर्व बनाता है, जो दोनों तरफ क्यों बेंड करता है एरो? इसके 2 रीजन है। या तो आपका, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एस बनाने का रीजन यही हो सकता है कि आपका सेंटर शॉट ठीक नहीं है, एज वेल एज आपकी जो प्लंजर की टेंशन है वो भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों पोजीशन में एस आपको पोजीशन मिल सकती है, रिवर्स एस मिल सकती है। फॉर दैट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपने सेंटर शॉट को ठीक करेंगे एंड रीशूट करेंगे। जब हमारा सेंटर शॉट ठीक हो गया है देन वी गो विद द, तो एक बार हमें पहले सेंटर शॉट को परफेक्टली करना है। जब हमें सेंटर शॉट परफेक्टली मिल गया, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम नॉकिंग पॉइंट को ठीक करेंगे फिर अपने बाकी एस्पेक्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटर शॉट को ठीक करेंगे और उसके बाद हम प्लंजर की टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे एज पर द रिक्वायर। लोकेश जी दूसरा क्वेश्चन है कि जो आपको वेदर ये टंगस्टन पॉइंट कब यूज करने चाहिए, स्टेनलेस स्टील और टंगस्टन पॉइंट में मेरा ये पर्सनली मानना है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इफ यू शूटिंग 330 प्लस ऑन अ 70 मीटर, सो आपको टंगस्टन पॉइंट यूज कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जैसा लोकेश जी ने बोला, आप लोग ये इलीट आर्चर्स टंगस्टन पॉइंट यूज करते हैं। ये कॉस्टली होता है और बेटर होता है कि जब आप कम से कम 330-340 के पास बीच में मार रहे हैं तब आप टंगस्टन पॉइंट पे जाएं, क्योंकि जिससे कि आपका और ग्रुपिंग टाइट होगा और 340 प्लस मार पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कार्बन फाइबर कंपोजिट 6844 का बो यूज कर रहे हैं और जब हम ओपन करते हैं लिम्ब पॉकेट टिलर को तो कितना डिफरेंस होना चाहिए, टिलर डिफरेंस, और कौन सा एरो यूज करना चाहिए 6844 के लिए? So voice is cracking. 6844 बो के लिए हमें कौन सा एरो यूज करना चाहिए और कितना टिलर डिफरेंस रखना चाहिए? अगर आप मेरे पास शूट कर रहे हैं, मेरे आर्चर है, तो मैं तो जैसे मैंने पहले भी एडवाइस दिया था कि मैं 0 या 1 के साथ जाना चाहूंगा। एंड फाइनली आई वांट टू चेक दैट हाउ इज योर बो ट्विनिंग इज मैचिंग। एंड रिगार्डिंग एरो, अगर 6844 आप यूज कर रहे हैं तो यू कैन गो अप टू 450 एक्सटेंड एरो। एंड बिफोर दैट अगेन मैं कहना चाहूंगा कि मैं कुछ किसी दूसरे आर्चर के शेयर एरो करके और फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन से एरो लेने चाहिए। बट एज पर द ईस्टर्न शाफ्ट सिलेक्टर आई थिंक वो आपको 450 सजेस्ट करेगा।
क्लिकर की बेस्ट पोजीशन कहाँ पे होती है? मैंने पहले ही बताया था कि आप प्लांजर से 1.5 इंच दूरी पे आपको क्लिकर रखना चाहिए। प्लांजर जो प्रेशर पॉइंट होता है वहां से 1.5 इंच मींस अराउंड 4.5 सेंटीमीटर, अब प्लस माइनस उसमें 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं। सो एट द एज ऑफ द राइजर, जहाँ पे बिल्कुल लास्ट राइजर होता है ना, आप वहां पे रखिए और थोड़ा सा उसके 1 सेंटीमीटर और आगे जा सकते हैं। दैट्स एडवाइजेबल। तो जैसा लोकेश जी ने बोला, बट हमने बहुत बार देखा है लोग एक्सटेंडर लगा के 1-1 इंच और निकाल देते हैं, तो एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप एलीट आर्चर, जब आपका ड्रॉ लेंथ फिक्स हो चुका है तो कोशिश कीजिए कि राइजर के एंड से आगे नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नाइदर एरो लाइनर में प्लस एंड माइनस नंबर होता है, उसका क्या मतलब है? इसमें सर एरो लाइनर में प्लस एंड माइनस होता है, उसका क्या मतलब है? उसका जो फ्लैचेस के एंगल, जो एरो लाइनर आता है ना, वो लेफ्ट हैंड आर्चर और राइट हैंड आर्चर दोनों के लिए कॉमन होता है। तो जब हम उसमें डायगोनल डिस्टेंस डालते हैं, जैसे मैंने पिक्चर में भी दिखाया था, तो उसको हम प्लस माइनस अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड के अकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके लिए वो प्लस माइनस का नंबर होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एरो पॉइंट का जो वेट होता है वो हम कैसे घटाते बढ़ाते हैं ट्यूनिंग के लिए, उसका क्या रिलेशन है ट्यूनिंग से? मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप पॉइंट के थ्रू अपने ट्यूनिंग को ज्यादा बेटर करने की कोशिश ना करें। जो वर्ल्ड आर्चरी शाफ्ट सिलेक्टर है, जो वो पॉइंट एडवाइस आपको कर रहा है, सेम पॉइंट यूज करें। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क आता है, बट तो आपके ग्रुपिंग पे या आपकी स्कोरिंग के छोटा करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो जैसे लोकेशन बताया, व्यूअर्स को बता दें कि ये जो पॉइंट चेंजिंग पोजीशन होती है, इट्स एलाइट लेवल आर्चर्स। तो जैसा व्यूअर्स को ये बता दें कि जैसा लोकेश जी बोल रहे थे, कोशिश कीजिए कि पॉइंट से ही नहीं ट्यूनिंग कीजिए। फाइन ट्यूनिंग जब आप करते हैं, जब आपका बिल्कुल ट्यून्ड हो गया और थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वहां पे आप 5 पॉइंट ड्रेन को प्लस माइनस करके फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, बट ड्रेन को ही मत यूज कीजिए ट्यूनिंग के लिए। दैट इज व्हाट लोकेश जी ने भी बोला है। लोकेश जी, आप ये बताइए कि नॉक ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग के बारे में और फिश टेलिंग के बारे में, प्रोपोइजिंग के बारे में, उसका मतलब क्या है? लोकेश, आवाज सुन रहे हैं? लोकेश, हेलो हेलो, या लोकेश? लोकेश, I think there is some technical glitch. लोकेश, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? एक क्वेश्चन है ग्रिप एंड ग्रिपिंग के बारे में, तो आप सबको बता दें, जब आप ग्रिप लेते हैं, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। उसका आपको जब सेशन होगा बायोमैकेनिक्स का, जो कि गंगाधर जी लेंगे, तब हम लोग दिखाएंगे कि जो आपका पॉइंट्स है, जो आपका जब आप ग्रिप पकड़ते हैं, तो पहला चीज इंपॉर्टेंट है कि 45 डिग्रीज एंगल पे नकल्स होने चाहिए। आपका जो फर्स्ट फिंगर है वो सिर्फ टच करना चाहिए बो को, और वी ऑफ द बो में आपको ग्रिप पकड़ना चाहिए। और जो आपका सेंटर पॉइंट है, जो आप देखेंगे वी के नीचे में जो आपका पाम होता है, उसके सेंटर पॉइंट से प्रेशर होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि ग्रिप अगर फ्लैट हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रेशर पॉइंट ज्यादा अच्छा आता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप कर रहे हैं, तो ये देखिए वी मेरा आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका बो आ गया, वी फर्स्ट फिंगर के बीच में मेरा ये बो आ रहा है। क्यों इसलिए जरूरी है? क्योंकि जब आपका रिलीज करते हैं, जिस फोर्स से बो को फ्रीडम से निकलना चाहिए, तो अगर आप दोनों के ग्रिप अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो वो आपके हाथ से लगेगा और आपका जो मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए ऑलवेज आप जब रखेंगे नकल्स को 45 डिग्री पे, ये वी ऑफ द हैंड में पकड़ेंगे, और ये जो पॉइंट है, ये प्रेशर पॉइंट होता है जहां पे आप ग्रिप को प्रेस करते हैं और पुश करते हैं। आपको ट्राई कीजिए उसको फ्लैट रखने का। ये एक क्वेश्चन विश्वजीत आ रहा है कि 130 पे जो है उसमें वो व्हाट इज द आईडी यूज करेंगे? 288-782-815। विश्वजीत? Yes sir, same ID for this session. So may I request all the participants कि 1:30 बजे पास्कल कोलमर जी आएंगे, वो शूट करेंगे, वो बताएंगे आपको एक्सपेंशन के बारे में, जो एलीट आर्चर यूज करते हैं,
वर्ल्ड आर्चरी जो अभी उन्होंने कॉइन किया एक्सपेंशन, तो उसके बारे में बताएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि 1:30 बजे आप 1:15 बजे तक जरूर जुड़ जाएं, और ये बहुत अच्छा मौका होगा कि उनसे आप फ्रांस से वो अपना जूम सेशन लेंगे और आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। से आपको काफी ज्ञानवर्धन होगा कि कैसे वर्ल्ड आर्चरी मूव कर रहा है, और वो क्योंकि खुद डायरेक्टर हैं एजुकेशन प्रोग्राम के, तो वो बताएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रमोद चंदुका जी से, अगर वो जुड़े हुए हैं, कि काइंडली वो अब ये हम खत्म कर रहे हैं इस सेशन को, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि वो 2 शब्द बोले अगर वो जुड़े हुए हैं। हेलो, मैं मेरे सभी आर्चरी परिवार के सदस्य, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बड़े पैमाने में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हो। आप इस कार्यक्रम की जानकारी ले रहे हो, समझ रहे हो इस कार्यक्रम को। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कारगिल के कोने से, कारगिल के गांव से लेकर तो अंडमान के छोटे से छोटे कस्बे के आर्चर भी, कोचेस भी इस प्रोग्राम का सही तरीके से समझ रहे हैं, अपने नॉलेज में आगे बढ़ा रहे हैं। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपके लिए इस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स आगे भी लेके आएंगे। यह हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग है 24 और 28 ओलंपिक्स के लिए। मैं एक और आगे का प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी आपको देना चाहूंगा। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान अर्जुन मुंडा जी एक लॉन्च कर रहे हैं। कोरोना का इशू खत्म होने के बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ग्रास रूट लेवल के आर्चरी को बढ़ाने के लिए यह प्रोग्राम हमारे लिए सबसे बड़ा साथ देगा। मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। आर्चर्स, कोचेस, आर्चरी परिवार के सभी सदस्य, हमारे सम्माननीय एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी सम्माननीय सदस्य, संजीव सिंह, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, पूर्णिमा महतो जी, लोकेश जी, आप बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को चला रहे हो। यह प्रोग्राम आज दोपहर को भी अच्छा चलेगा। वर्ल्ड आर्चरी एसोसिएशन के कुछ सम्माननीय पदाधिकारी आपको जानकारी देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी दें। आज भी करीबन 800 से ज्यादा और कल भी 800 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और मुझे बहुत खुशी है कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद विश्वजीत जी। थैंक यू एवरीबॉडी। आपके जो भी क्वेश्चन है आपको दोबारा बताना चाहेंगे। प्रमोद चंदुका जी ने बोला है कि जो भी क्वेश्चन आपको देना है, आप या तो आर्चरी स्टेडियम इंडिया के कोचेस डेवलपमेंट कमेटी को भेज दें, या फिर हम लोग को डायरेक्टली साई में भेजें। हम लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और इसका जो प्रेजेंटेशन है इसका पावरपॉइंट बना के चंदुकर जी हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं, जिससे कि सभी लोग, जो लोग समझ नहीं पाए या जो लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे थे, उसको वो देख पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा, आप किसी भी समय में भी कोई भी हमारे कोचेस से या हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको ईमेल लिख सकते हैं, उनको आपको इंस्टाग्राम और उसके ट्विटर हैंडल पे जा सकते हैं। तो आज के डिजिटल युग में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये सभी चारों चीज का प्लेटफॉर्म का ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी चीज के थ्रू आपके आर्चरी के वेबसाइट पे आप भेजें। जरूर एक्सपर्ट्स में जो कोचेस डेवलपमेंट कमेटी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सभी चीज को आंसर कर पाए। और जैसा भी प्रमोद चंदुका जी बोल रहे थे, इस चीज को वो क्रिकेट की तरह एक एक नुक्स एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया को ले जाना चाहते हैं। हर एक आदमी जो रिमोटेस्ट कॉर्नर में है, उसको भी हम लोग चाहते हैं सिखाना कि वो तीरंदाजी सीखे, डिजिटल मीडियम से सीखे, कम पैसे में सीख सकता है, और अगर कहीं पे भी कोचेस नहीं भी हैं तो भी वो उन कोचेस से कनेक्ट करके सीख सकता है। धन्यवाद। फिर से हम जुड़ते हैं 1:30 बजे। मिस्टर पास्कल कोलबेर, जो कि डायरेक्टर हैं हमारे एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के वर्ल्ड आर्चरी के, वो वर्ल्ड आर्चरी के एलीट आर्चरी के बारे में सिखाएंगे। कैसे जो हम आपको, जब हम आप ड्रॉ करके हम एंकर पे आ जाते हैं और वहां से जब रिलीज करते हैं तो कैसे एक्सपेंशन जो करते हैं उसके बारे में वो बताएंगे, और आप सभी को इस चीज को सीखना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय हिंद।
थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड आई रिक्वेस्ट कि सारे जो भी साई के कोचेस है, साई के करंट कोचेस है, प्लीज स्टे बैक एंड बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट कि आप अभी लीव कर जाइए मीटिंग एंड यू कैन जॉइन बैक एट अराउंड 1:30 PM टुडे। थैंक यू। ऑल साई कोचेस आर इंस्ट्रक्टेड टू स्टे बैक एंड बाकी सारे जितने भी है, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स आप प्लीज अभी मीटिंग लीव कर जाइए, यू कैन जॉइन बैक एट 1:30 PM।